सबसे पहले तो डिविजनल चार्ट होता क्या है, उसकी जरूरत क्यों है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डिविजनल चार्ट कैन बी एनालाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट चार्ट ऑल्सो। जैसे हमारी बाकी सारी कुंडलियां है उसी तरीके से डिविजनल चार्ट भी एक कुंडली है। सबसे पहला उसको आप इंडिविजुअल कुंडली करके भी स्टडी कर सकते हो, लेकिन वो डिविजनल चार्ट वो एक पर्टिकुलर मैटर के लिए ही रहेगा, वो जनरल नहीं रहेगा जिसमें से आप जैसे कि सारी इंफॉर्मेशन निकाल सको। जैसे अगर आप D9 चार्ट को स्टडी कर रहे हो तो वो मैरिज के रिलेटेड या फिर व्यक्ति के भाग्य के रिलेटेड आपको बताएगा, तो वो दो मैटर ही आप उसमें से देखोगे। और D9 का तो एक विशेष अलग महत्व है, तो काफी बार D9 चार्ट हम एकदम इंडिविजुअल चार्ट करके हर एक चीज के प्रिडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे बाकी के चार्ट हो गए D7, D12, अपना D10, वो सारे D27, वो सारे जो चार्ट है उसको जो चार्ट की मैटर है उसी के लिए आपको यूज करना है। अब मैंने आपको बताया था धन योग एंड राजयोग, तो जैसे हमने धन योग और राजयोग D1 चार्ट में देखा था, उसी तरीके से धन योग राजयोग हम कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल वर्ग चार्ट यानी कि डिविजनल चार्ट के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं। फर्क क्या पड़ेगा, D1 का जो धन योग या राजयोग है वो ओवरऑल बताता था, जैसे राजयोग है तो वो ओवरऑल हमें बताता था कि जो दशा चल रही है या जो आने वाली दशा है वो दशा व्यक्ति को स्टेटस में राइज देगी कि नहीं, स्टेटस में अपलिफ्टमेंट देगी कि नहीं। अगर वो दशा राजयोग में इन्वॉल्व होगी तो स्टेटस में राइज मिलेगा, अपलिफ्टमेंट मिलेगा, और अगर वो दशा धनयोग में इन्वॉल्व होगी तो ओवरऑल व्यक्ति को अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। अब डिविजनल चार्ट को एक पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट के अंदर अगर धनयोग या राजयोग बन रहा है तो उसका मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल D9 के अंदर ये देखिए, धनयोग फॉर्म इन द डिविजनल चार्ट मल्टीप्लाइज द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट डिविजनल चार्ट। ये मैं आपको बता रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर D9 के अंदर धन योग बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति की जो स्पाउस है वो वेल्दी हो सकती है, वो पैसे वाली हो सकती है। D9 के अंदर राजयोग बना, इसका मतलब क्या, राजयोग फॉर्म इन D12 चार्ट डिनोट्स दैट हायर स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। अब D12 चार्ट पेरेंट्स का है, अब और उसके अंदर हमने क्या देखा कि वहां पर क्या बना है, राजयोग, तो जो पेरेंट्स है वो हायर स्टेटस वाले होंगे। D9 चार्ट के अंदर भी सेम उसी तरीके से अगर राजयोग बन रहा है तो वाइफ हायर स्टेटस वाली या हस्बैंड हायर स्टेटस वाला हो सकता है। धन योग बन रहा है तो हस्बैंड या वाइफ जो भी है जिसके लिए आप देख रहे हो वो पैसे वाले हो सकते हैं। सेम D12 चार्ट के अंदर अगर है तो वो पेरेंट्स के लिए दिखाता है। तो उस तरीके से जिस मैटर के लिए हम देख रहे हैं उसके अंदर उसका पर्टिकुलर धन योग या राजयोग है, वो उसको इंडिकेट करेगा कि ये चार्ट का बेनिफिट उसको कैसा मिल रहा है। if any planet is badly placed in birth chart and again remains in 8th or 12th in divisional chart, it can't give good result of that divisional chart। अगर कोई एक प्लैनेट D1 चार्ट के अंदर 8th हाउस में है और वही प्लैनेट D10 चार्ट के अंदर 8th हाउस में आ गया, D9 चार्ट के अंदर 8th हाउस में आ गया, तो वो जो प्लैनेट है जिस डिविजनल चार्ट के अंदर 8th हाउस में गया है उस डिविजनल चार्ट की मैटर का सुख मिलेगा नहीं, या फिर 8th हाउस हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम का है तो उसके रिलेटेड हर्डल ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम हमेशा जीवन भर रहेंगे। मर्क्यूरी D1 चार्ट के अंदर 8th हाउस में गया और वही मर्क्यूरी D10 में भी 8th हाउस में चला गया, तो अब मर्क्यूरी की जब जब दशा अंतर दशा आएगी तो वो व्यक्ति को बिजनेस के रिलेटेड पीड़ा होने की संभावना है, वो मर्क्यूरी फिर उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाएगा। If any planet is placed in 8th house of Janma Kundli and becomes the Lagna Lord of the Dasha of the divisional chart, then auspicious result of that divisional chart cannot be felt। बोल रहा है if any planet is placed in the 8th house of Janma Kundli, मर्क्यूरी जन्म कुंडली के अंदर 8th हाउस में बैठा है और वही मर्क्यूरी किसी डिविजनल चार्ट के अंदर 1st हाउस में गया बैठा है या फिर लगन लॉर्ड बन गया, तो क्या होगा, वो मर्क्यूरी अपना रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाएगा, उसका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इधर 8th लॉर्ड है और वही 8th लॉर्ड वो डिविजनल चार्ट के अंदर लगन में बैठ गया या फिर लगन लॉर्ड बन गया। वर्गोत्तम लग्न ऑफ एनी डिविजनल चार्ट गिव्स हाईली ऑस्पिशियस इफेक्ट provided Lagna Lord is well placed।
If the Lagna Lord is placed in 6 at 12, then it gives its result in dreams only. कि जो लग्न मेरा D1 का है वही लग्न मेरा D9 में आ जाए, D10 में आ जाए, D12 में आ जाए, तो वो क्या हो गया? वर्गोत्तम लग्न। जो लग्न डिविजनल चार्ट का है वही लग्न बर्थ चार्ट का है, या जो बर्थ चार्ट का है वही डिविजनल चार्ट का है। लेकिन वो डिविजनल चार्ट के अंदर उसका जो लगन लॉर्ड है वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। ओके, अगर वो छठे, आठवें या 12वें में बैठा है तो फिर उसका रिजल्ट ख्वाबों ख्यालों में देखते रहो, बाकी एक्चुअली रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। A debilitated planet when well placed in divisional chart gives good effects only when the debilitation is cancelled. अगर कोई planet नीच का है, debilitated है, when well placed in divisional chart, लेकिन वही planet divisional chart के अंदर अगर अच्छी कंडीशन में आ गया तो उसका जब नीच भंग राजयोग होगा तो ही वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। Different divisional chart is used to study and analyze the different important matters of life. We can make any number of divisional chart, but here we are going to study only important divisional chart. Table of the divisional chart is already provided to you. अभी important role of divisional chart. Role क्या है इसका? The role of divisional chart is to check the activity or quality of the planet of Lagna Kundli at microscopic level. मैंने आपको पहले से बताया है D1 चार्ट क्या करता है? इंडिकेशन करता है कोई भी चीज का। फाइनल कंफर्मेशन कौन करता है? डिविजनल चार्ट करता है। तो रोल ऑफ द डिविजनल चार्ट क्या है? एक तो वो प्लैनेट की क्वालिटी को चेक करना, प्लैनेट की एक्टिविटी को चेक करना और क्वालिटी को चेक करना, उसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। अगर आप क्राइम के रिलेटेड सीरियल देखते होंगे, ऐसी कुछ अगर आपको हैबिट होगी, तो देखो कोई व्यक्ति की जब डेथ होती है तो वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि डेथ हुई है। ऊपर से तो दिख रहा है कि ये व्यक्ति की नेचुरल डेथ है, लेकिन क्या ये रियल में नेचुरल डेथ है? उसके लिए कंफर्मेशन के लिए वो लोग क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम मतलब बॉडी को खोल के डिटेल में अंदर जाके हर एक चीज को चेक करना। तो D1 चार्ट जो है वो ऊपर का बताता है, और डिविजनल चार्ट क्या हो गया? पोस्टमार्टम हो गया। अब 9th हाउस को आपको डिटेल में स्टडी करना है। D1 चार्ट के अंदर 9th हाउस में मंगल बैठा है, केतु बैठा है, शनि बैठा है, तीन मैलेफिक प्लैनेट D9 में बैठ गए। नॉर्मली हम क्या बोलेंगे? D9th हाउस कैसा हो गया? 9th हाउस में मंगल, शनि, केतु तीन बैठ गए। तो पहली नजर में हम क्या बोलेंगे कि ये तीन मैलेफिक है, तो 9th हाउस गया, 9th हाउस खराब हो गया, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पिताजी के साथ में प्रॉब्लम हो सकता है, 9th हाउस की मैटर खराब हो गई इन शॉर्ट, या हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। अब मुझे देखना है रियल में कि क्या इधर जो दिख रहा है ऊपर से क्या वो रियल में खराब है। तो उसका क्या है? एक पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट है जिसको हम D9 चार्ट या नवमांश कुंडली कहते हैं। अब जब मैं D9 कुंडली के अंदर गया तो वहां पर मैंने देखा कि 9th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा ही नहीं है, ये तीनों मैलेफिक में से कोई नहीं बैठा है। तो क्या हो गया? चेंज हो गया। ऊपर से दिख रहा था खराब है, पीट गया है, बर्बाद हो गया है, लेकिन जब मैंने पोस्टमार्टम किया, डिटेल में जाकर स्टडी किया, तो समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। उससे उल्टा भी हो सकता है। D1 चार्ट के अंदर अच्छा दिख रहा हो, लेकिन D9 के अंदर वो चीज खराब हो सकती है। दोनों चीजें पॉसिबल है, और दोनों जगह पे अच्छा, दोनों जगह पे बुरा, ऐसा भी पॉसिबल है। कोई भी डिविजनल चार्ट का काम क्या है? जो चीज आपको D1 चार्ट से दिख रही है, क्या वो रियल में वैसी है या एक्चुअली वो कैसी है, वो दिखाने का काम उसका है। माइक्रोस्कोपिक लेवल, डिटेल में जाके हमको पता चलता है उस चीज का। डिविजनल चार्ट tells us the exact and clear picture of a particular matter in the life of a person. Divisional chart is used to confirm the static promise as well as dynamic promise of the chart. दोनों चीजों को देखने के लिए हम डिविजनल चार्ट को यूज करेंगे। Its main role is to confirm the event, whether any event is promised or not. शादी होगी या नहीं होगी, D1 से तो हमें ऊपर से पता चल जाएगा, लेकिन जब तक आप शादी के रिलेटेड डिविजनल चार्ट जो कि D9 चार्ट है उसको आप डिटेल में स्टडी नहीं करते हो, तब तक आप नहीं बोल सकते शादी होगी या नहीं होगी। डिविजनल चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कंफर्मेशन ऑफ एनी इवेंट रिफ्लेक्टिंग इन जन्म कुंडली और दशा लगन कुंडली। आज हमारा सेकंड सेशन जो है वो दशा लगन कुंडली के ऊपर ही है, वो भी आपको आज समझाऊंगा। तो दशा लगन कुंडली में या जन्म कुंडली में जो भी इवेंट दिख रहा है,
हाँ, उसमें तो दिख रहा है शादी हो सकती है, स्टैटिक प्रॉमिस भी है और शादी का टाइम भी चल रहा है, ऐसा D1 में तो दिख रहा है। उसका फाइनल कंफर्मेशन कौन करेगा? डिविजनल चार्ट करेगा। शादी है तो D9, बच्चा है तो D7, उस तरीके से। We can't be sure or confirm about any promise or event without checking in concerned divisional chart. अगर आपको प्रॉपर्टी की मैटर को देखनी है तो आपको मेनली 4 चीजें देखनी होगी। सबसे पहला तो प्रॉपर्टी का स्टैटिक प्रॉमिस D1 में चेक करो और उसके D4 में चेक करो। डिविजनल चार्ट उसके लिए D4 है, उसमें चेक करो, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? अब समझो दोनों जगह पे स्टैटिक प्रॉमिस तो दिखा रहा है कि हाँ भाई ये व्यक्ति अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है। फिर आएगी बात कब ले सकता है, तो कब ले सकता है उसके लिए सबसे पहले D1 चार्ट आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद में चंद्र कुंडली, उसके बाद में दशा लगन कुंडली, उसके बाद में राशि तुल्य नवांशा, और उसके बाद में जो मैटर को आपको देखना है, यानी अगर प्रॉपर्टी की बात है तो D4। ये 5 कुंडलियों से आप जब निचोड़ निकालोगे तब आपको एक्यूरेटली प्रेडिक्शन मिल जाएगा। इसमें से कोई भी स्टेप को स्किप करोगे, आगे पीछे करोगे, कंटाला आया, नहीं करना है, नहीं देखना है, तो आपकी मर्जी, वो मिस कर जाओगे। पर स्टेप इसका ये है, एक्यूरेटली जाना है तो। और उसके साथ साथ में सैटर्न एंड जुपिटर का डबल ट्रांजिट भी हम सेट करते हैं। मेरे जितने भी टॉपिक्स मुझे आपको समझाने हैं वो एक बार डिलीवर हो जाए, फिर मैं आपको पूरा फ्लो समझाऊंगा। उसके पहले आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं पूरा फ्लो लेकर बैठ जाऊं और आपको दशा लगन कुंडली मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया है, अगर मैं आपको अभी से बोलूं दशा लगन कुंडली में देखो, क्या करोगे आप? तो जो जो अभी भी मेरे टॉपिक मुझे आपको एक्सप्लेन करने बाकी है, पहले एक बार मेरे सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन हो जाए, फिर हम एक फ्लो चार्ट के ऊपर आएंगे कि आपके पास कोई भी कुंडली आई, उसका अगर आपको जनरल स्टडी करना है तो ये स्टेप को फॉलो करो, पर्टिकुलर मैटर को स्टडी करना है तो ये स्टेप को फॉलो करो। स्टेप फॉलो करोगे ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी प्रैक्टिस करते हो। स्टेप्स आपको मैं समझा दूंगा, बट वो स्टेप को जितना बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका क्लैरिटी बढ़ेगा। ये पहले एक बार दो बार में होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बार बार प्रैक्टिस लगेगी और फिर जैसे जैसे कुंडलियों के ऊपर हाथ बैठता जाएगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो डिविजनल चार्ट देखे बिना कोई भी चीज हमें कंफर्म करनी नहीं है। 95% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर आज के तारीख में भी आपकी लगन कुंडली के ऊपर बैठे बैठे प्रिडिक्शन करते रहते हैं और इसीलिए 90% से ज्यादा प्रिडिक्शन रॉन्ग होते हैं। जब तक डिविजनल चार्ट के ऊपर नहीं जाओगे, आप जितने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, रील देखो, कहीं पर भी कोई जगह पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर डिविजनल चार्ट की बात करता नहीं है प्रिडिक्शन के समय। वीडियो बनाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बोलते जाओ लगन कुंडली के ऊपर से, उसमें से कुछ होता नहीं है। फिर डिविजनल चार्ट इज टू बी यूज्ड टू चेक द रिजल्ट ऑफ अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। इट इज नॉट यूज्ड टू स्टडी महादशा। महादशा को हमें सिर्फ और सिर्फ D1 चार्ट से और चंद्र कुंडली से ही स्टडी करना है। डिविजनल चार्ट को हम स्टैटिक प्रॉमिस के लिए यूज करेंगे और डायनामिक में जब हमें अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का टाइम पीरियड निकालना होगा तो डिविजनल चार्ट को यूज करेंगे। जब हमें महादशा कैसी जाएगी, कौन सी महादशा में क्या होगा, वो सारी चीजों को स्टडी करना होगा, या फिर व्यक्ति के मन की पोजीशन कैसी है उसको स्टडी करना होगा, तो हम चंद्र कुंडली एंड D1 कुंडली का यूज करेंगे। जैसे हर एक कुंडली के अंदर 12 घर है, उसी तरीके से कोई ना कोई डिविजनल चार्ट है उसके अंदर भी 12 घर है। तो वो अब हम डिटेल में देखते हैं कि वो 12 के 12 घरों का मीनिंग क्या है, डिविजनल चार्ट के एक घरों का। रोल ऑफ डिफरेंट हाउसेस ऑफ दशा लगन, आई मीन डिविजनल चार्ट। फर्स्ट हाउस ऑफ एनी डिविजनल चार्ट, कोई भी कुंडली हो उसका फर्स्ट हाउस क्या बताता है? D27 हो, D4 हो, कोई भी कुंडली हो, उसका फर्स्ट हाउस क्या बताता है डिविजनल चार्ट का? इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ डिविजनल चार्ट। फर्स्ट हाउस है D1 का। फर्स्ट हाउस मतलब मैं खुद, ठीक है। तो उसी तरीके से जब अब डिविजनल चार्ट अलग अलग मैटर के लिए है, तो जो मैटर का डिविजनल चार्ट आप देख रहे हो उसका फर्स्ट हाउस क्या दिखाएगा? वो मैटर का फाउंडेशन, उसका बेस, ये व्यक्ति के जीवन में कैसा है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ डिविजनल चार्ट। लग्न ऑफ एनी डिविजनल चार्ट शोज द डिजायर ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स दैट डिविजनल चार्ट। शादी करने की इच्छा है या नहीं है वो कहां से पता चलेगा?
D9 कुंडली के फर्स्ट हाउस से पता चलेगा कि ये व्यक्ति की शादी की इच्छा है या नहीं है। बहुत बार देखो योग आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति बोलते हैं मुझे शादी करनी ही नहीं है। अब शादी करनी ही नहीं है और फिर वो योग आके चला जाए, उसका तो मतलब आके चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है? जब वो व्यक्ति की कुंडली में D9 चार्ट में आप देखोगे तो फर्स्ट हाउस से आपको पता चलेगा। कैसे देखना वो भी आगे आएगा कि हाँ फर्स्ट हाउस की पोजीशन ऐसी है, इसलिए ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। अगर it shows whether the person is inclined or interested towards the matter of that particular divisional chart or not। बहुत लोगों को देखो काम करने का कंटाला आता है, काम करना ही नहीं है, बैठे बैठे जो मिले करो, खाते पीते रहो, बाकी काम नहीं करना है। तो D10 का फर्स्ट हाउस, आज का तो जमाना भी चल रहा है, लोगों को बच्चे पैदा करने ही नहीं है, संतान चाहिए ही नहीं। तो अब देखो इसको क्या है, ओवरऑल देश काल पात्र मैंने आपको बताया था, अभी माहौल ही जो चल रहा है उसके हिसाब से भी आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। बट जब एक टाइम था कि नॉर्मली लोग एक संतान या दो संतान करते थे, वो टाइम पे अगर D7 के फर्स्ट हाउस में कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन बनती है तो हमें समझ में आता है कि ये व्यक्ति को संतान की इच्छा ही नहीं है। अब ये पॉइंट आपको क्या हेल्प करेगा? जब आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने बैठोगे और आपको कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन कुंडली में दिखेगी तो आप सामने क्लाइंट से कंफर्म कर सकते हो कि भाई ये पोजीशन मुझे कुंडली में दिख रही है, तो क्या आपकी बेटी को शादी करने की इच्छा ही नहीं है? ऐसा है, वो ऐसा बोलती है कि मुझे इच्छा ही नहीं है, शादी ही नहीं करनी है। हाँ, ये ऐसा बोलती है, शादी करनी ही नहीं है उसको, ऐसा बोलती है, बराबर है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिविजनल चार्ट रेक्टिफाई हो गया है, ये परफेक्ट है। और उसके साथ साथ में फिर 2-3 और क्वेश्चन पूछ के उसको क्रॉस वेरीफाई करके आप उसको क्लोज कर सकते हो कि हाँ ये फाइनल है। अभी It shows the foundation of that matter in the life of a person। अब फाउंडेशन का मतलब क्या? अगर D9 चार्ट, D9 के फर्स्ट हाउस में ही मेलेफिक प्लैनेट है और बाकी सारी चीजों का प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति के जीवन में वो मैटर के बेस में, फाउंडेशन में ही प्रॉब्लम है। फिर भले वो चीज उसको मिले जीवन में, लेकिन वो कोई ना कोई उस चीज से रिलेटेड कोई ना कोई पीड़ा या प्रॉब्लम से हमेशा परेशान रहेगा। फाउंडेशन बेस ही उसका खराब हो गया। If the lagna of a divisional chart is under malefic influence, अब ये तो आपको समझ में आता है malefic influence मतलब क्या? malefic planet बैठे हो या malefic planet देख रहे हो, तो वो malefic influence के अंदर आ गया। क्या? कोई भी divisional chart का फर्स्ट हाउस। अब D9 का फर्स्ट हाउस शनि बैठा है, मंगल बैठा है, केतु बैठा है या राहु बैठा है, हाँ देखेंगे तो शनि मंगल, राहु केतु नहीं देखेंगे, बराबर। तो अगर ऐसी मैलेफिक इन्फ्लुएंस अगर आ रही है तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये व्यक्ति को शायद इस मैटर के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। आप पता कैसे करोगे? मैलेफिक इन्फ्लुएंस को पहले चेक करोगे। इफ द लग्न ऑफ अ डिविजनल चार्ट इज अंडर मैलेफिक इन्फ्लुएंस, देन द एटीट्यूड ऑफ और बिहेवियर ऑफ द पर्सन विल बी बैड और नेगेटिव फॉर द मैटर रिलेटेड टू दैट डिविजनल चार्ट। अब संतान, मान लो आपके पास कोई आया, ऑलरेडी उसको संतान है, तो फिर संतान नहीं होने की तो इच्छा का सवाल नहीं आता है। लेकिन आपने चेक किया कि ये इसका बराबर फाइनल हो रहा है, तो आप देखोगे, स्टडी करोगे, समझ में आएगा कि ये व्यक्ति का बिहेवियर अपने संतान के प्रति प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि लगन, फाउंडेशन मेलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया। और अगर बच्चा हुआ ही नहीं है तो फिर ये चीज हो सकती है कि बच्चा चाहिए ही नहीं। लेकिन बच्चा हो गया है और आपके पास बाद में आया है और आपने रेक्टिफाई करके परफेक्ट उसका डिविजनल चार्ट फाइंड आउट कर लिया, फिर आपने देखा कि फाउंडेशन में प्रॉब्लम है, तो बच्चों के प्रति उसका बिहेवियर भी खराब हो सकता है। या एक चीज ये भी हो सकती है कि जब शादी हुई उसके 2-3 साल के बाद बच्चे करने का समय था, तो वो टाइम पे वो व्यक्ति की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि मुझे बच्चा चाहिए। ये दोनों तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो। He or she will not be inclined to the matter of that divisional chart। Malefic influence means either malefic planet Saturn, Mangal, Surya, Rahu, Ketu aspect lagna of divisional chart or malefic planet are placed in the lagna of divisional chart। व्यक्ति को उस डिविजनल चार्ट की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी और व्यक्ति को जीवन भर उस डिविजनल चार्ट को लेकर कोई ना कोई समस्या रहेगी। A person has a desire to do marriage or not, that will be indicated by lagna of D9। If the lagna
ऑफ D9 इज अंडर मेलेफिक इन्फ्लुएंस, व्यक्ति को शादी करने की इच्छा नहीं होगी, शादी करने का मन नहीं करेगा। दैट डजंट मीन कि वो जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि वो टाइम पे उसको शादी करने की इच्छा बिल्कुल भी ना हो, खुद को ना हो, लेकिन फैमिली के प्रेशर में, किसी दूसरे के प्रेशर में आकर वो शादी कर ले, ऐसा पॉसिबल है। तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी, शादी का इंटेंशन ही नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है, लग्न खराब है, लेकिन शादी हुई है, मतलब शादी का स्टैटिक प्रॉमिस है, लेकिन इच्छा नहीं होगी करने की। समझ में आई बात? और जिस टाइम पे दशा वैसी चल रही है कि जो शादी को सपोर्ट नहीं कर रही है और वो टाइम पे उसकी इच्छा भी नहीं है, तो उतने टाइम पीरियड तक उसकी शादी नहीं होगी। फिर शादी का जब दशा पीरियड चेंज होगा तो इसका इंक्लिनेशन भी चेंज होगा। दशा क्या करता है? दशा हमेशा क्या करती है? व्यक्ति के नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, थॉट्स, थिंकिंग पैटर्न सबके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालती है। जैसे जैसे व्यक्ति की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बदलती है, उसके विचार, उसके थॉट्स, उसके एक्शन में चेंजेस आएंगे और आएंगे। If the lagna of a divisional chart is under benefic influence, then the attitude of a person will be good or positive for the matter related to that divisional chart. D10 कुंडली के लग्न में बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं, व्यक्ति को काम करने की इच्छा होगी, नहीं मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ कर दिखाना है। वो कहां से आएगा? D10 के लग्न से आएगा। बेनिफिक इन्फ्लुएंस मींस आइदर बेनिफिक प्लैनेट मून, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर एस्पेक्ट लग्न और दे आर प्लेस्ड इन द लग्न। व्यक्ति को उस डिविजनल चार्ट की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा भी होगी और व्यक्ति उस मैटर को पाने के लिए एफर्ट्स भी करेगा। व्यक्ति को उस डिविजनल चार्ट की मैटर को लेकर जीवन में एक अच्छा फाउंडेशन भी मिलेगा। अगर वो बेनिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है तो बिजनेस है तो बिजनेस के रिलेटेड, शादी है तो शादी के रिलेटेड उसको एक अच्छा फाउंडेशन मिलेगा जिसके बेस के ऊपर वो आगे बढ़ सकता है। If the लग्न of D9 is under benefic influence, व्यक्ति को शादी करने की इच्छा होगी, शादी करने का मन होगा और शादी करने के लिए एफर्ट्स भी करेगा। Aspect of the लग्न लॉर्ड on लग्न will make लग्न very strong. Concerned house lord is always शुभ, मैंने बताया आपको। एंड ये तो क्या है? लग्न लॉर्ड है। ओवरऑल डी, कोई भी डिविजनल चार्ट का लग्न लॉर्ड क्या करेगा? अगर वो लग्न को देख रहा है या लग्न में बैठा है तो लग्न को मजबूत करेगा। कोई भी प्लैनेट अपने घर को मजबूत करता है, उसमें बैठा हो तो भी, उसको देख रहा हो तो भी। इवन इफ द हाउस लॉर्ड इज मेलेफिक प्लैनेट लाइक मंगल और शनि, इन एनी डिविजनल चार्ट लग्न लॉर्ड एंड द कंसर्न हाउस लॉर्ड आर ऑलवेज कंसिडर शुभ। ये ऑलरेडी आपको मैंने पॉइंट बताया, D1 चार्ट हो या ये चार्ट हो। रोल ऑफ लग्न लॉर्ड, अभी अब लग्न लॉर्ड की बारी। लग्न लॉर्ड का क्या काम है? द रीजन बिहाइंड, अब वो व्यक्ति का एटीट्यूड ऐसा क्यों है? मान लो किसी के D9 चार्ट के अंदर मंगल और शनि बैठे हैं लग्न में, यानी कि लग्न क्या हो गया? मेलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया, लग्न प्रॉब्लम में आ गया। ये व्यक्ति को शादी करने की इच्छा ही नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिहेवियर उसका, ऐसा एटीट्यूड उसका क्यों है? वो कौन बताएगा? वो लग्न लॉर्ड बताएगा। अब देखो ये D9 चार्ट है, यहां पर तो बेनिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, मर्क्यूरी अपने ही घर में बैठा है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है। लेकिन अगर मान लो ये मर्क्यूरी यहां पर ना होता और ये केतु यहां पर आ गया तो क्या हो गया? मेलेफिक में आ गया। तो और देखो एक मेलेफिक है तो एकदम धड़ से आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इसको भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट जब 2-3 मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है तो फिर वो बात पक्की हो जाती है। उसी तरीके से अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाऊं कि अब देखो मंगल और सूर्य मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, बराबर है। तो अब सिंपल अगर यही डिविजनल चार्ट है D9 चार्ट, तो हमें ये देख के समझ में क्या आता है? दूसरे सब प्लैनेट भूल जाओ, अभी आपको खाली समझाने के लिए। वीनस बैठा है लेकिन उसको भूल जाओ, जुपिटर की दृष्टि है उसको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। अगर मंगल यहाँ पर बैठा है और सूर्य यहाँ पर बैठा है और कोई प्लैनेट यहाँ पर लगन में नहीं बैठे है या न तो लगन को देख रहे हैं, तो हमें मंगल और सूर्य क्या बताएंगे कि ये व्यक्ति को, अभी दोनों मेलेफिक है, यानी व्यक्ति को शादी की मैटर में इंटरेस्ट नहीं है, उतना तो पता चल गया। अब वो इंटरेस्ट क्यों नहीं है उसको, उसका बिहेवियर क्यों ऐसा है, क्यों शादी से दूर भाग रहा है, क्यों शादी करने का मन नहीं है, वो कौन बताएगा? लगन लॉर्ड जो है वो मेन चीज बताएगा कि क्यों उसको ऐसा
हो रहा है। अब देखो, 5th हाउस मौत शोक का एंटरटेनमेंट का है, लगन लॉर्ड कहां पर बैठा है 5th हाउस में। ये व्यक्ति को मौत शोक और एंटरटेनमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है, शादी करूंगा तो ये सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, इसके लिए मुझे शादी करनी नहीं है। प्लेसमेंट ऑफ लग्न लॉर्ड विल टेल यू कि व्यक्ति का बिहेवियर क्यों ऐसा है। अगर यही लग्न लॉर्ड 4th हाउस में बैठ जाए, मम्मी 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 के प्रति बहुत अटैचमेंट है, इसके लिए शादी नहीं करनी है। 9th में बैठ जाए तो फादर के प्रति बहुत अटैचमेंट है, इसके लिए शादी नहीं करनी है। 10th में बैठ जाए, मुझे मेरे काम से मतलब है, कौन शादी वादी करेगा, कौन मगजमारी करेगा, मुझे मेरा काम करना है। लग्न लॉर्ड टेल्स यू द रीजन फॉर दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स डिविजनल चार्ट। व्यक्ति का कंसर्न डिविजनल चार्ट की मैटर को प्राप्त करने का जैसा भी एटीट्यूड है, अच्छा है बुरा है, वैसा क्यों है, वो लग्न लॉर्ड बताएगा। प्लेसमेंट ऑफ द लग्न लॉर्ड ऑफ डिविजनल चार्ट विल शो द रीजन। अभी उसी तरीके से पॉजिटिव के लिए भी, ये अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, अब इसमें दूसरा एग्जांपल ले लो। अब जुपिटर है, मान लो शनि नहीं है, मंगल और मून और जुपिटर है, तो बेनिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है। अब मंगल जो कि लग्न लॉर्ड है, कहां पर बैठा है 9th में। नहीं, मुझे तो शादी करनी है, लेकिन फादर की भी इच्छा है कि शादी कर ले भाई टाइम रहते, इसके लिए मुझे भी शादी करनी है। स्टेटमेंट चेंज। इधर हमें क्या दिख रहा है, अगर शनि नहीं है तो दिख क्या रहा है, बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, यानी व्यक्ति की इच्छा तो है, इंटरेस्ट तो है उसको। और लगन लॉर्ड क्या बताता है, रीजन, बेनिफिक हो या मेलेफिक हो, रीजन बताएगा। लगन लॉर्ड बैठा है 9th में, नहीं पापा ने बोला है अभी बहुत हो गया, कभी कर ले, तो मुझे भी कर लेगी, चलो ठीक है, वैसे चेंज हो जाएगा। ये सब ऐसी ऐसी चीजों को पकड़ पकड़ के आप जब प्रेडिक्शन करोगे बराबर हाथ बैठने के बाद, आप सामने वाले को क्लीन बोल्ड कर सकते हो। ये कहां से ये लेके आते हो प्रेडिक्शन आप। If Lagna Lord is in 8th house, then the person will feel tension when someone will tell him to get married. अगर उसी का लगन लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, एक तो मेलेफिक इन्फ्लुएंस में हो और ऊपर से 8th हाउस में बैठा हो, शादी की इच्छा है नहीं, और ऊपर से अगर किसने कहा टेंशन टेंशन, 8th हाउस टेंशन का है, डिप्रेशन का, बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा। आप शादी की बात करो वो डिप्रेशन में, आप शादी की बात करो वो डिप्रेशन में। If Lagna Lord is in 4th house, then the person will not be willing to get married because too much attachment with mother or because of homely environment. अभी शादी करूंगा तो कमाने जाना पड़ेगा, घर के बाहर निकलना पड़ेगा, उससे अच्छा बैठा रहो घर में, तो नहीं करनी है शादी। D9 का कंसर्न हाउस कौन सा है, 7th हाउस। D9 मैरिज का है, रिलेशनशिप एंड मैरिज का 7th हाउस है, तो D9 का मेन कंसर्न हाउस 7th हाउस हो गया। D10 का 10th हाउस, D3 का 3rd हाउस, 3rd हाउस छोटे भाई बहनों को दिखाता है, D4 का 4th हाउस प्रॉपर्टी को दिखाता है, कंफर्ट को दिखाता है, D7 जो चिल्ड्रन के रिलेटेड है, लेकिन उसका कंसर्न हाउस कौन सा है, 5th हाउस। 5th हाउस प्रथम संतान एंड 7th हाउस सेकंड संतान। अभी सेकंड संतान का तो जमाना गया, अभी वो तो आने वाला है नहीं मैक्सिमम केस में आपके पास कोई। If the concerned house of the divisional chart is under malefic influence, देखो अभी ऊपर हमने क्या देखा, लग्न एंड लग्न लॉर्ड के बारे में देखा, जो कि ओवरऑल फाउंडेशन दिखाता है व्यक्ति के जीवन में उस मैटर को रिलेटेड। अब हम जो देख रहे हैं वो कंसर्न हाउस एंड कंसर्न हाउस लॉर्ड को देख रहे हैं। If the concerned house of the divisional chart is under malefic influence, then the person has to face lot of problem related to the matter of that divisional chart. लगन एंड लगन लॉर्ड से तो पता लग गया शादी करने की इच्छा है नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो तो पता चल गया। अब कंसर्न हाउस लॉर्ड के ऊपर आ जाओ एंड कंसर्न हाउस के ऊपर, तो कंसर्न हाउस अगर मेलेफिक कंडीशन के अंदर है तो क्या होगा, वो व्यक्ति को उस मैटर के रिलेटेड प्रॉब्लम जीवन भर रहेगा। पर्सन हैज टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मैटर ऑफ दैट डिविजनल चार्ट। Either person will not get the things related to that house. अब D9 का 7th हाउस मेलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया। देखो शादी करने की इच्छा है, मान लो लगन के अंदर मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठे, लेकिन मेलेफिक प्लैनेट बैठे कहां पर है, 7th हाउस में बैठे D9 कंसर्न हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं,
तो वो क्या दिखाता है कि शादी करने की इच्छा तो है लेकिन शादी हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि कंसर्न हाउस मेलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया। Either person will not get the things related to that house, or even if he or she will get the things, she will or he will have to face constant problems related to that matter. वो व्यक्ति उस चीज के फ्रूट्स को एंजॉय नहीं कर पाएगा। शादी तो हो गई लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। If more than one malefic influence is there on the prime house or the concerned house of the divisional chart and there is no other benefic influence, मारने के लिए बैठे हैं, बचाने वाला कोई नहीं है, on the prime house or the concerned house, then the static promise of that divisional chart is denied. 7th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि आ रही है, मंगल की दृष्टि आ रही है, बाकी बचाने वाला कोई नहीं है, न जुपिटर कहां से देख रहा है, न शुक्र देख रहा है, न कोई अंदर बैठा है, तो डिविजनल चार्ट गया। फिर शादी नहीं होगी, आप कंफर्म बोल सकते हो। The concerned house lord will tell how the marriage life will be, when the marriage will happen, and if marriage will not happen, why it will not happen. जैसे फाउंडेशन क्यों ऐसा है, वो फाउंडेशन यानी कि लगन लॉर्ड बताता था, ये व्यक्ति के जीवन में मैरिज के रिलेटेड क्या होगा वो कौन बताएगा? 7th हाउस लॉर्ड बताएगा। The concerned house lord will also tell whether the person will be able to maintain the things related to divisional chart or not. शादी होगी नहीं होगी, होगी तो मेंटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सारी चीजें आपको डिविजनल चार्ट का कंसर्न हाउस बताएगा। सेम चीज मैटर में, पढ़ाई की मैटर में, बच्चों की मैटर में, हर एक में उसका डिविजनल चार्ट बताएगा। हाउस का काम है चीजों को देना और हाउस लॉर्ड का काम है हाउस ने दी हुई चीजों को मेंटेन करना। द 4th हाउस ऑफ डिविजनल चार्ट, अब हमने दो हाउस देख लिए, एक तो फर्स्ट हाउस ऑफ एनी डिविजनल चार्ट एंड कंसर्न हाउस ऑफ एनी डिविजनल चार्ट। अब एनी डिविजनल चार्ट का 4th हाउस है,